गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको 10th क्लास के रिवीजन कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैं आगे चल रहा हूं उसी क्रम में आपके प्री बोर्ड के हिसाब से जो आपके पेपर भी आया था उसको सॉल्यूशन कराते हुए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि पूर्ण वर्ग बना के उसको हमें जो है द्विघात समीकरण को हल करना था, वो आप हल कर चुके थे और उम्मीद रखता हूं कि आपने उसको अच्छी तरीके से फिर घर में भी करके देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग दिस इज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी बिंदु 2, -3 2, -3 एंड -4, एंड -4, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम कैसे करते हैं, अगर मैं अंत विभाजित का क्वेश्चन दे रखा है और दो हमें बिंदु दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो x1 मेरा हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा -3। इसी तरह x2 हो जाएगा -4 और y2 हो जाएगा 6, यानी x1 y1 x2 y2। ओके, रेशियो मेरे को दे रखी है m1 1 और m2 दे रखी है 2। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको क्या करना है, आपके पास x1 की वैल्यू भी है, y1 की भी है, x2 की भी है, y2 की भी है, और m1 और m2 भी आपको नोन है, पता है आपको। हम केवल वैल्यू रखेंगे, m1 1 है, 1 रख लिया, मल्टीप्लाई x2 इज -4, ठीक है, प्लस m2 x1, m2 क्या है 2 और x1 क्या है 2, तो मैंने ये 2 लिख लिया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, m1 इज 1 मल्टीप्लाई y2 ये रहा मेरे पास 6, इससे मैंने 6 लिखा, प्लस m2 इज 2 मल्टीप्लाई क्या y1 क्या है मेरे पास -3 अपॉन m1 प्लस m2। केवल वैल्यू आपको इसमें उतारनी है। अब ये -4 1 जा -4 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3, इसमें क्या आ गया 6, 3 2 जा 6 अपॉन 3। अभी -4 और 4 0 और ये आ गया 6 -6 0 अपॉन 3, यानी कि 0 और 0 हमारे इसका आंसर आ गया। यानी क्या कुल मिला के क्या हुआ कि आपको अगर फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह मालूम है और हमें ये मालूम है जो बिंदु हमें दिए हुए हैं वो पहला x1 दूसरा x1 y1 होता है एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाला x2 y2 होता है। बस वो वैल्यूज उस फॉर्मूलों में पुट करनी है जो फॉर्मूले आपने इन क्वेश्चन के लिए याद किए हैं, और क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें जल्दी से। केवल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं, हमें इसके निर्देशांक निकालने थे, तो निर्देशांक हमारे आगे दोनों के 0 और 0, क्योंकि 0 को किसी भी चीज से डिवाइड किया जाएगा तो वो 0 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप उतारते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, सब समीका sec² थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करो। ओके, इसको मैं रब कर रहा हूं। हर वीडियो में मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं कि आप फॉर्मूलेज याद कर लें अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं आइडेंटिटी sec² थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। sec² थीटा होता है 1 + tan² थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें जो सॉल्व करना है वो ये है sin थीटा माइनस cos थीटा। ये तो आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, 1 अपॉन secant थीटा प्लस tan थीटा, इसके इक्वल। इस आइडेंटिटी का यूज करके, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ अलग से, इस आइडेंटिटी
को यूज करके हमें इसका आंसर निकालना है कि LHS इजिकल टू RHS। तो ये आइडेंटिटी में मेरा सेक थीटा और टेन थीटा आ रहा है, तो पहले मुझे इसको सेक और टेन में बदलना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि फॉर्मूला टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा का कॉस अपॉन साइन होता है, वन अपॉन कॉस का जो है सेक थीटा होता है। तो हम इसको चेंज करते हैं ताकि हमारे पास इस क्वेश्चन में सेक और टेन आ जाए। ठीक है, आप देखिए, अगर मैं, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है। यदि मैं अंश को हर cos थीटा से डिवाइड करूं, इसको cos थीटा से डिवाइड किया, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, इसे भी cos थीटा से डिवाइड किया, प्लस इसे भी cos थीटा से डिवाइड किया। ठीक है, अपॉन इसे भी सेम वही sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये माइनस है नीचे, सॉरी प्लस है ये, तो ये हो गया cos थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस 1 अपॉन cos थीटा। इसके आगे यही कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, माइनस cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, 1 बचा, ये 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन cos होता है sec थीटा, ये लिखिए मैंने sec थीटा, अपॉन यानी इस पूरे का ये आ गया, और इस पूरे का sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, प्लस दोनों कट गया तो 1 आ गया, माइनस sec थीटा। यहां तक आप समझ गए होंगे। यानी पहले जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया गया और जो डिनोमिनेटर है उसको भी cos थीटा से डिवाइड किया गया। मेरे पास आ गया ये। अब मैं इसमें क्या करता हूं, tan और sec को अलग ले आता हूं, तो tan थीटा प्लस sec थीटा, माइनस 1 इधर ले आया मैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ये tan थीटा माइनस sec थीटा, ये आ गया प्लस 1। ठीक, अब इस डिजिट को, ये जो मेरे पास आ गई है, क्योंकि इससे हमें सॉल्व करना है, तो एक हमारा तरीका होता है, जैसे हम परिमेयकरण में करते हैं, आपने पढ़ा होगा उसमें, तो हम नीचे वाली संख्या से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अब ये है tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, tan थीटा माइनस sec थीटा। ये स्टेप ध्यान से देख लें। अब देखें आप, ये 3 अलग, ये 2 अलग, मैं इस एक को इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई और इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई। कैसे? tan थीटा को tan थीटा से करूंगा तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan थीटा को माइनस sec थीटा से करूंगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस tan थीटा sec थीटा। अब प्लस sec थीटा को करूंगा tan थीटा से तो ये आ जाएगा प्लस sec थीटा tan थीटा। ठीक, अब प्लस sec थीटा को माइनस sec थीटा से तो माइनस sec स्क्वायर थीटा, बचा -1, -1 को इससे करूंगा तो आ जाएगा माइनस tan थीटा, और -1 को इससे करूंगा तो आ जाएगा प्लस sec थीटा। नहीं आएगा? दोबारा देख लें एक बार आप इसे। tan थीटा को tan थीटा से किया तो बेटा आ गया tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को माइनस sec थीटा से किया तो ये आ गया मल्टीप्लाई होके, ये खत्म हो गया tan थीटा वाला। फिर इस sec थीटा को इससे किया तो ये आ गया, और इस sec थीटा को इससे किया तो सेम यही आ गया। ठीक, फिर बचा -1 को tan थीटा से किया तो माइनस tan थीटा आ गया, और -1 को माइनस sec थीटा से तो प्लस sec थीटा आ गया। नीचे एज इट इज वैसा ही रहने दें। क्या बचा नीचे? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा। अब इस स्टेप में देखिए, ये माइनस का प्लस का, माइनस और प्लस आपको मालूम है यदि सेम होता है तो वो कट जाता है, तो ये हमारा कट गया। क्या बचा ऊपर रिमेनिंग? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो कट गया, और यहां से मैं ये माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये इस तरह आ गया।
नीचे एज इट इज वैसा ही रहने दीजिए। तो क्या हो गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आइडेंटिटी के साथ साथ हमें लॉजिकली भी उसको प्रूव करना पड़ता है कि एलएचएस आरएचएस कैसे होगा। तो एक एक फॉर्मूला हमें इसमें याद होना चाहिए। अब जैसे अब यहां पर देखिए, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमें फॉर्मूलों से ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है 1। लेकिन यहां पे पहले टेन स्क्वायर आ रहा है और सेक स्क्वायर आ रहा है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर हम इसे उल्टा कर दें, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो अब मैं इसकी जगह -1 रख सकता हूं, इसकी जगह, क्योंकि 1 का आंसर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो -1 का उल्टा हो गया, टेन पहले आ गया और सेक बाद में आ गया। तो इससे मैं 1 रख सकता हूं। ये इससे मैंने रख लिया 1। ये ऐसे ही माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ध्यान से देख लें इस चीज को। -1, ये -1, इसका फॉर्मूला -1 आ गया। बाकी मैंने एज इट इज वैसा का वैसा ही उतार दिया है। अब मैं यहां से नीचे वाला मैं ऐसे ही उतार दूंगा। ध्यान दें, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये आपका नीचे क्या है, टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यही है ना। नीचे मेरा ऐसे ही चल रहा है। यहां पे अब मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, ऊपर माइनस कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 प्लस टेन थीटा और ये माइनस सेक थीटा हो गया, क्योंकि इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मैंने बाहर निकाल लिया। नीचे क्या बचा मेरे पास, सेम वैसे ही देख लीजिए, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा। आप ध्यान से देखिए, अंदर 1 प्लस का, यहां 1 प्लस का, टेन थीटा प्लस का, टेन थीटा प्लस का, सेक थीटा माइनस का, सेक थीटा माइनस का। तो ये जो है मेरा कट गया, ऊपर बचा केवल मेरे पास -1। नजर आ रहा है, देखें जरा वीडियो में, यस, क्योंकि कट गया तो ये केवल -1 बच गया। और नीचे क्या बचा, इसके नीचे केवल ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा, केवल ये बचा हमारे पास। हमें सॉल्व क्या करना है कि ये इक्वल्स टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां भी उल्टा हमारा आया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और हमें सॉल्व करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उल्टा है, उल्टा का मतलब क्या हो गया कि जो ऊपर माइनस है, यदि हम इसे हटा देंगे, इसको कर देंगे 1 प्लस 1 कर देंगे, तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू आरएचएस। यही हमें सॉल्व करना था। देखें बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 4 और 6 नंबर में ही आता है। 4 नंबर का तो आता ही आता है, कभी कभी इसके साथ एक छोटा क्वेश्चन और आके वो 6 नंबर का भी जो मतलब क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान से देख के समझना है, इसको नोट कर लें बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने सॉल्व किया है। जल्दी से नोट कर ले बेटा इसे। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी से रब करें बेटा।
अच्छी तरह उतार लें, उसे फिर एक बार दोबारा अपने आप जरूर करके देखें, तभी आप इसको समझेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, आपको मैंने कहा था कि बीपीटी प्रमेय जो है, जो बीपीटी थ्योरम है, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, उसमें और उसका विलोम, वो दोनों ही थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बीपीटी का नहीं, यहाँ पे उसका विलोम। बीपीटी हमें मालूम है कि यदि एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा है तो जो शेष दो भुजाएं बची हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं। यहाँ पे यह है कि यदि समान अनुपात में विभाजित होती हैं तो हमको दो भुजाएं आपस में समांतर सिद्ध करनी है। तो हमें कह रहे हैं कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, तो वह रेखा तीसरी भुजा के भी समांतर होगी। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये थेल्स का विलोम है, ये इस तरह करके पहले मैंने ए बी सी बना लिया। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ए बी सी बना लिया, और यहां पे मैंने एक ऐसे डी ई, इसको डी और इसको ई, इस तरह मैंने मान लिया जहां पे ये कट रहा है। देखिए, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें उसमें पहले जो गिवन है हमें वो जरूर लिखना होता है। जो हमें गिवन है कि हमें दिया है, तो वो प्रमेय में ही हमें दिया हुआ है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी, वो आप लिखेंगे अपने आप ही कि त्रिभुज एबीसी की एक रेखा डीई, त्रिभुज एबीसी की एक रेखा डीई जो भुजा एबी और एसी को बिंदु डी और ई पर काटती है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए डायग्राम को। हम यहां कह रहे हैं जो हमें दिया है, त्रिभुज एबीसी दिया है और एक रेखा डीई, ये मैंने डीई डाल दिया है। डीई जो भुजा एबी और एसी को, यानी जो भुजा एबी और एसी को, एबी को काट रही है डी पे और एसी को काट रही है ई पे। ये सारी चीज आपको लिखनी पड़ेगी। एसी को डी और ई पर इस प्रकार काटती है कि एडी अपॉन डीबी, ये दिया हुआ है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये गिवन है, ये हमारा गिवन है। थेल्स में इसको हम सिद्ध करते हैं, ये हमारा इसमें गिवन है। तो ये अब हमसे कह रहे हैं कि क्या सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बीसी के हैं, सिद्ध करना है, टू प्रूव कि डी ई समांतर बीसी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहां पे हमें दे रखा है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC के। अब आप इसमें एक चीज को नोट करें, हम मान लेते हैं कि DE रेखा BC के समांतर नहीं है, जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि जो DE रेखा है, क्योंकि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे रेल की पटरी है, समांतर चल रही है, ऐसे चल रही है, उसे हम समांतर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल समांतर, इस तरीके से, ठीक है, या बिल्कुल ऐसे समांतर, ऐसे समांतर रेखाएं वो होती हैं जो आगे बढ़ने पे आगे कभी नहीं मिलती। हम ऐसे चल रहे हैं तो आगे वो नहीं मिले, बिल्कुल सीधे ही चलते जाएं, कभी ना मिले, जिसका एंडिंग नहीं है आपस में मिलने का। तो यहाँ पे क्या है कि हम मान लेते हैं कि DE BC के समांतर नहीं है, तो ये जो, तो हम क्या करेंगे, एक हम सरल रेखा जो है DE डैश इस BC के समांतर खींच लेंगे। मैंने यहां से क्या किया, एक इसको मैंने E डैश बोल दिया, ध्यान दीजिए, मैंने इसको A डैश बोल दिया, यानी DE डैश भुजा मैंने BC के समांतर, इस BC के समांतर मैंने खींच ली। अब खींचने के बाद अब ये जो AC को बिंदु E पर काट रही है, AC को बिंदु E डैश पर ये जो है काट रही है, काट रही है, तो रेखा जो है आपकी DE, तो जो DE डैश रेखा है, DE डैश रेखा है, ये त्रिभुज की जो भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी, जो हमारा थेल्स प्रमेय कहता है।
मान लीजिए अगर DE समांतर नहीं है तो मैंने DE डैश एक समांतर रेखा खींच ली, DE डैश समांतर BC के मैंने एक रेखा खींच ली। अब जब मैंने ये रेखा खींच ली जो AC को E डैश पे काट रही है, जो AC को E डैश पे काट रही है, तो ये जो रेखा है DE डैश, ये DE डैश AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। देखिए ध्यान से, ठीक है। लेकिन बट हमारा क्या है जो दिया है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें दिया हुआ है, ये देखिए यहां पे हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। AD अपॉन AE अपॉन AC, बस इतना ही करना है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये हमारा निष्कर्ष निकलता है कि जो दोनों बिंदु हैं कौन से, E डैश और E, ये भुजा AC को एक ही अनुपात में बांटते हैं। आप दोबारा देख लें इस डायग्राम को, डायग्राम बना हुआ है एक त्रिभुज ABC, हमें इसमें जो दिया है वो ये दिया। हमें पहले सिद्ध क्या करना है, आप दोबारा सुन लीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अब डायग्राम में हमने त्रिभुज ABC बनाया है और ABC बनाने के बाद हमने उसमें DE एक रेखा खींची है। तो जो हमें दिया है पहले हमें उसमें वो लिखना पड़ेगा कि हमें दिया है कि त्रिभुज ABC और एक रेखा DE जो भुजा AB और AC को D और E पर काट रही है, ठीक है। वो लिखा नहीं लैंग्वेज, वो उसको आप अपने आप लिखेंगे। फिर हम जो सिद्ध करके चलेंगे, हमें जो सिद्ध करना है वो तो ये है DE समांतर BC के हो, DE समांतर BC के हो। अब हमने क्या किया कि एक DE रेखा खींची है, DE डैश समांतर BC के, DE डैश समांतर BC के खींची है। तो अगर DE समांतर होगी BC के तो AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित होंगे, AB और AC को एक ही अनुपात में ये विभाजित करेगी। तो हमारा हो गया AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE डैश अपॉन EC। लेकिन ये हमें पहले से दिया था, इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों बिंदु E और E डैश की जो दोनों बिंदु हैं E और E डैश दोनों बिंदु इस भुजा AC को, ये भुजा AC को एक ही अनुपात में बांटते हैं, और ये तभी संभव होगा जब E और E डैश समपाती होंगी, यानी जब E और E डैश समपाती होंगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका इस तरह सिद्ध हो जाता है, नोट कर लें, फिर हम आगे चलें। और जितनी भी प्रमेय हैं इसमें आपको एक बार अपने घर से अपने बुक से आपको दोबारा रिवाइज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाऊं फिर पढ़ता हूं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपीज प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च, यानी कि एक वृत्ताकार कोई चीज है, वस्तु है, कोई मतलब मैदान है, वृत्ताकार जो भी है, और वो खेत है, उस पे जो है 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो खर्च है वो 5280 रुपए है, 5280 रुपए है। तो हम सबसे पहले इसमें जो है इस बाड़ की लंबाई
लेंथ निकालेंगे जो हमें बाड़ लगानी है, जिसका रेट आ रहा है इसमें 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 5280 रुपये। ठीक है, तो बाड़ की लंबाई क्योंकि कह रहे हैं 24 रुपये प्रति मीटर से, अब 24 रुपये प्रति मीटर से इसका खर्च अगर 5280 रुपये है, तो जो बाड़ की लंबाई निकलेगी वो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके निकलेगी। जो उसका मूल्य है कितने दर से है वो उससे भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मूल्य आ रहा है वो है इसका 5280 अपॉन, और प्रति दर हमें दे रखी है इसकी 24 रुपये। अब हम 24 को इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5280 24 2 48। ठीक है बेटा, और ये 12 में से 8 गए, 4 बचा, और ये 8 24 दूनी 48। ठीक है, और ये 0 बच, यानी 220। अब ये जो 220 हमारा आया है तो ये हमारी हो जाएगी, क्योंकि वृत्ताकार है तो ये इसकी परिधि हो जाएगी 2πr = 220 परिधि, क्योंकि वृत्ताकार में बाड़ लगा रहे हैं, वृत्ताकार खेत है उसमें बाड़ लगा रहे हैं, तो उसमें हमें प्रति 24 रुपये प्रति दर से जो उसका कॉस्ट आ रहा है बाड़ लगाने का वो ₹5280 आ रहा है। तो जो उसकी लेंथ निकलेगी वही उसकी परिधि होगी, तो उसकी परिधि होगी 2πr = 220। यहां से हम अपना r निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू r = 220। ठीक है, यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो r = 220 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/2, इसे हम काटेंगे तो 22 एकम 22 0 और 2 5 10, यही आ गया, 7 5 35, तो r मेरे पास आ गया 35। देखें ध्यान से, r की वैल्यू आ गई है मेरे पास 35, यानी जो खेत की जो त्रिज्या है वो 35 मीटर आ गई। अब हमें उसमें अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। अच्छा, इस खेत की जुताई करनी है कितने रुपए, 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से, जुताई करनी है। तो खेत की जुताई करने का खर्च निकालिए। अब जुताई करनी है यानी पहले हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो खेत का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, वो कितना हो जाएगा πr²। खेत का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, πr²। पाई मेरे पास क्या है, पाई है मेरे पास 22/7 और r है 35 मल्टीप्लाई 35। अब इसको मैं सॉल्व आप अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7 पंजे 35, तो ये बचेगा 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35। ये जितना आ जाए हमें कह रहे हैं 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये जो इसका आंसर है इसको 0.50 से गुणा कर दे, वो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक वृत्ताकार खेत था और उसमें जो है हमने पहले उसकी परिधि कैसे निकाली, उसकी लंबाई निकाल के, क्योंकि जो उसको कॉस्ट दे रखा है बाड़ लगाने का, उस पे उसकी फेंसिंग करने का, वो हमें दे रखा है 5280 और प्रति वर्ग मीटर वो भी हमें दिया हुआ है। तो पहले हमने उसकी परिधि हमारी जो निकली उस परिधि से हमने r निकाल लिया। r निकालने के बाद क्योंकि उसकी जुताई करनी है 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो हम सबसे पहले उसका फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने के बाद कितने कॉस्ट पे उसका प्राइस निकालना है 0.50, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट डाउन बेटा, फिर हम आगे चलें। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैं रब करता हूं।
देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव 7√5 इज इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या है 7√5। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए हमारे पास तो सबसे पहले इसे हम परिमेय संख्या मान के चलते हैं, यानी हम कल्पना करेंगे कि ये जो 7√5 है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है हमारी a/b के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में या फिर p/q के फॉर्म में। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसे p/q लिख सकता हूं p/q, क्योंकि रैशनल नंबर, क्योंकि हम लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के बराबर आ जाएगी। अब मैं जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलूंगा तो आप ध्यान दें इस चीज को, ये जो 7√5 है इसको मैं देखिए ध्यान से, 7√5q = p। ये √5 है, √5 मैं इसे रूट को अलग निकालना चाहता हूं। रूट को जब मैं अलग निकालूंगा तो मैं इसे रूट को मैंने अलग निकाल लिया, इक्वल्स टू ये 7 और q इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया p तो इसके सामने आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास नीचे 7 × q, यानी कि 7q। ठीक, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1/7 pq, √5 = 1/7 × p/q। ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, कुछ नहीं, यानी इसमें क्या है कि जो अपरिमेय संख्या जिसमें रूट लगा हुआ है उसको हमें अलग करना है, उसे हमें सेपरेट करना है। अब आप यहां देखें कि ये p/q हमारी एक परिमेय संख्या है, p/q हमारी एक परिमेय संख्या है, तो 1/7 ये भी परिमेय संख्या होगी, जो कि होती ही है, क्योंकि p/q हमारी एक परिमेय संख्या की परिभाषा के मुताबिक, तो p/q एक परिमेय संख्या है, तो जो 1/7 है वो भी मेरी परिमेय संख्या ही होगी, यानी ये पूरी भी परिमेय संख्या होगी। और ये इक्वल टू आ रही है √5 के, किसके इक्वल आ रही है, √5 के। बट तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन हमारी ये अवधारणा, हमारी ये कल्पना गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि हमें पता है कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमारी आगे कटती नहीं है। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है ही नहीं, ये तो हमारी इसके इक्वल टू दे रखा है। हमने सिद्ध कर दिया ये कि 1/7, क्योंकि p/q परिमेय संख्या है तो 1/7 × p/q भी परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी परिमेय संख्या। बट ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। कारण क्या है? क्योंकि √2, √3, √5 हमेशा अपरिमेय संख्या है, तो जो हमारी कल्पना है वो गलत साबित हुई। इसका मतलब 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, सभी में उसको परिमेय संख्या मानकर इक्वल्स टू p/q लेके आप उसको चल सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, इसमें करना इतना है, बाकी आपको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको जो है लिखना है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि ये तो हमें पता है कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण जो हमने माना कि संख्या परिमेय है तो वो एक गलत सिद्ध होगा। तो √7, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, अब आगे चलेंगे। कितना आज इसको इतना ही करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैंने भी आज कराए हैं ये एक अलग और इम्पोर्टेंट और ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 4-4 मार्क्स के आते हैं ये क्वेश्चन। तो इनके जैसे अपने आप NCERT बुक का यूज या कोई रेफरेंस बुक आपके पास है, कुछ भी है, तो उससे इन क्वेश्चंस के इसी के जैसे 2-2, 4-4 क्वेश्चन जरूर कीजिए,
चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हों, चाहे वो आपके अलजेब्रा के हों, किसी भी चीज़ के हों, उसको आप जरूर कीजिए। तो आज इतना, इसको आप रिवाइज कर लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके बेटा, गुड बाय।